हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमवी एड्यूटेक। मेरा नाम है निक्की हाड़ा और मैं हूं आपकी नीट बायोलॉजी एजुकेटर। लास्ट लेक्चर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट में हम डिस्कस कर चुके थे C4 साइकिल और उससे पहले हमने डिस्कस किया था C3 साइकिल के बारे में। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे C2 साइकिल या फिर इसी का दूसरा नाम है फोटो रेस्पिरेशन, जो कि एक तरह से पूरी की पूरी तरह से वेस्टफुल प्रोसेस है, लेकिन हमें तो पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे पास में कोई और चॉइस नहीं है। वेस्टफुल हो या फिर यूजफुल हो, हमें हर एक चीज़ एनसीईआरटी की कवर करनी है और इसी का दूसरा नाम है ग्लाइओक्सिलेट मेटाबॉलिज्म। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैं छोटी छोटी चीज़ें आज मैं बता देती हूँ क्या होता है फोटो रेस्पिरेशन, कि आपकी जो रुबिस्को की साइट होती है, रुबिस्को जो एंजाइम प्रेजेंट है C3 प्लांट्स में भी है और C4 प्लांट्स में भी है, लेकिन आपका फोटो रेस्पिरेशन मेजर रोल प्ले करता है बिटवीन द डिफरेंस अबाउट C3 प्लांट्स एंड C4 प्लांट्स। C3 प्लांट्स और C4 प्लांट्स के बीच में सबसे ज़्यादा जो मेजर डिफरेंस क्रिएट करता है वो है फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन होता कहाँ है कि सिर्फ और सिर्फ होता है C3 प्लांट्स में, C4 प्लांट्स के अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। दूसरी चीज कि C3 प्लांट्स में भी कहाँ पर होता है कि मीजोफिल सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है वहां पर क्या होता है कि वाटर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होने की वजह से ऑक्सीजन जो है उसका इवोल्यूशन होता है और रुबिस्को एंजाइम वहीं पर प्रेजेंट होता है, यानी कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ऑक्सीजन इवोल्यूशन एंड एक्टिव साइट ऑफ रुबिस्को क्या होती है, सिमिलर होती है, जिसकी वजह से फोटो रेस्पिरेशन जैसा प्रोसेस होता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि रुबिस्को की जो एक्टिव साइट है वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों के लिए क्या होता है, वो कंपेटिबल होता है, दोनों जुड़ सकते हैं। इसीलिए तो उसका पूरा नाम क्या था, राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट ऑक्सीजनेज और कार्बोक्सिलेज, यही नाम था। यानी कि ऑक्सीजन भी जुड़ सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जुड़ सकता है, तो ऑक्सीजन वहां पर ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से केल्विन साइकिल की तरह एक प्रोडक्ट तो बनता है कि एक मॉलिक्यूल बनता है 3-PGA 3-फॉस्फोग्लिसरेट का, यानी कि वो तो केल्विन साइकिल में काम आ जाता है, और साथ में एक मॉलिक्यूल और बनता है जो है 2 कार्बन वाला फोस्फो, क्या है आपका, फॉस्फोग्लाइकोलेट। अब ये जो फॉस्फोग्लाइकोलेट है ये किस तरह से यूटिलाइज होगा, इसका कैसे मेटाबॉलिज्म होगा और C2 साइकिल आगे कैसे कंप्लीट होगी, ये हम आज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों पूरे जोश और जुनून से C2 साइकिल के बारे में। तो क्या बोला मैंने कि आज हम डिस्कस करेंगे फोटो रेस्पिरेशन या फिर C2 साइकिल, और इसी का नाम मैंने बताया है, क्या बताया है, ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म। और इसका एक और नाम है, आपको याद आ रहा होगा कि मैंने इससे पहले एक वर्ड पढ़ाया था, फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन। यहां पे इसका एक और नाम मैं बोलूंगी, फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन यानी कि PCO साइकिल। चलिए, अब फोटो रेस्पिरेशन क्या हो रहा है भाई। रेस्पिरेशन में क्या होता है, एक नॉर्मल प्रोसेस है रेस्पिरेशन। आपको पता है कि हम क्या लेते हैं, O2 लेते हैं, CO2 को छोड़ते हैं, तो यही है रेस्पिरेशन। लेकिन फोटो रेस्पिरेशन का मतलब है कि लाइट की प्रेजेंस में O2 को इंटेक करना और CO2 को रिलीज करना, ये है फोटो रेस्पिरेशन। ग्लाइकोलेट का मेटाबॉलिज्म होगा इस प्रोसेस में और इसी वजह से हम C2 साइकिल को पढ़ रहे हैं। 2 कार्बन कंपाउंड है ग्लाइकोजिलेट, इसलिए हम C2 साइकिल बोलते हैं। ग्लाइकोलेट का मेटाबॉलिज्म होगा इस प्रोसेस में, इसलिए ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म इसका नाम है। साथ में आप देखेंगे कि फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन PCO, एक इससे पहले पढ़ाया है फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन, C3 साइकिल में बोली थी वो चीज़ मैंने, डार्क रिएक्शन के अंदर, लाइट रिएक्शन के अंदर, और वहाँ पर जो चीज़ें थी, मतलब फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन हो रहा था वहाँ पर, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो आज हम ये पढ़ रहे हैं और पूरा फोकस भाई इधर ही होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट मैं बताती हूँ, क्या है फर्स्ट पॉइंट,
दैट इट इज, फोटो रेस्पिरेशन बोल रही हूँ इसलिए बोल रही हूँ मैं, इट इज लाइट, it is light dependent uptake, it is light dependent uptake of O2, O2 को लिया जाता है लाइट की प्रेजेंस में, एंड रिलीज ऑफ CO2 और किसके साथ में होता है, ये होता है फोटोसिंथेटिक सेल की वजह से, बाय photosynthetic cell, by photosynthetic cells of C3 plants। पहले ही बोल चुकी हूँ मैं, C4 प्लांट्स में नहीं होता है, किसके अंदर होता है, C3 प्लांट्स के अंदर होता है। तो वहाँ पर क्या होगी, C3 प्लांट्स की जो फोटोसिंथेटिक सेल्स होंगी वो क्या करेंगी कि भैया ये लेंगी O2 को और CO2 को रिलीज करेंगी, ठीक है। CO2 को रिलीज किया जाएगा और O2 को लिया जाएगा यहाँ पर, तो फोटो रेस्पिरेशन हो गया। दूसरी चीज की मेजर रोल प्ले करती हैं C3 और C4 साइकिल के डिफरेंस को बताती हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए दैट व्हाट इज डिटरमाइन या व्हाट इज क्लियर अबाउट द C3 एंड C4 प्लांट्स के बीच में डिफरेंस बता रहे हैं, तो वो कौन सा साइकिल बताता है, आपका फोटो रेस्पिरेशन या फिर C2 साइकिल बताता है। तो आप नेक्स्ट लाइन देखिए, इट इज अ, एक सेकेंड, टेढ़े जा रहे वर्ड्स है ना, तो इट इज अ प्रोसेस दैट क्रिएट्स important difference between C3 and C4 प्लांट। C4 एंड C3 प्लांट्स के बीच में जो मेजर डिफरेंस बताता है वो यही प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है, फोटो रेस्पिरेशन है, क्योंकि C3 प्लांट्स के अंदर तो नहीं, सॉरी C3 प्लांट्स के अंदर होता है, C3 प्लांट्स के अंदर फोटो रेस्पिरेशन होता है, C4 प्लांट्स के अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। अब देखिए क्या होता है भाई, ऐसा होता क्यों है, तो ये देखिए, ये है मान लो आपका क्या, ये है आपकी एक्टिव साइट किसके लिए, रूबिस्को के लिए, ठीक है। ये है आपका रूबिस्को एंजाइम, एक सेकेंड, ये क्या है आपका रूबिस्को एंजाइम है, ये है रूबिस्को, ठीक है। अब ये इसकी एक्टिव साइट है, इसकी एक्टिव साइट पे कौन कौन जुड़ सकता है कि इसकी एक्टिव साइट पे कार्बन डाइऑक्साइड या फिर O2 जुड़ सकता है, साथ में RuBP इससे जुड़ता है। इसकी एक एक्टिव साइट पे RuBP जाके जुड़ता है, दूसरी एक्टिव साइट पे कार्बन डाइऑक्साइड या O2 कुछ भी जुड़ सकता है, ठीक है। डिपेंड करता है, आपकी एनसीईआरटी क्लियरली बोलती है कि रूबिस्को की जो एक्टिव साइट होती है वो कम्पिटिटिव होती है। क्या होती है, कम्पिटिटिव होती है। इट इज अ रिलेटिव कम्पिटिटिव, कि कौन इससे जुड़ेगा उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि रिलेटिव कम्पिटिटिव अबाउट कंसंट्रेशन अबाउट O2 एंड CO2 विच विल बाइंड विद रूबिस्को। ये कौन रूबिस्को से जुड़ेगा वो डिपेंड करता है कि किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वो रूबिस्को से जुड़ेगा। तो मान लो कि ये जो जुड़ा हुआ है, मैं रूबिस्को की बात कर रही हूँ, तो रूबिस्को एंजाइम पे क्या क्या जुड़ेगा कि एक एक्टिव साइट पे जोड़ दिया है मैंने RuBP, क्या जोड़ दिया है, RuBP को जोड़ दिया है। ये RuBP जुड़ गया है यहाँ पे रूबिस्को से, ठीक है। अब इस जगह पे क्या जुड़ सकता है कि देखो, एक तो ये जुड़ सकता है, दूसरा है कि ये भी जुड़ सकता है इसकी एक्टिव साइट पे, ठीक है। यानी कि मान लो ये O2 है,
ये CO2 है। दोनों में से कुछ भी जुड़ सकता है, लेकिन आपकी NCERT क्लियरली बोल रही है कि दोनों में से जो भी जुड़ेगा उसकी कंसंट्रेशन वही जुड़ेगा जिसका अमाउंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा, रिलेटिव कम्पिटिटिव कंसंट्रेशन की बात हो रही है, वही जुड़ जाएगा। तो मान लो इमेजिन करते हैं कुछ भी जुड़ सकता है, तो हम जोड़ के बताते हैं कि एक जगह तो RuBp फिक्स है, रुबिस्को से जुड़ने वाला है, तो इमेजिन करो कि कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो क्या होगा कि RuBp के साथ में रुबिस्को किसको जुड़वाएगा, RuBp के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड को जुड़वाएगा। तो RuBp के साथ में जुड़ गया है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है। RuBp का एक 5 कार्बन वाला कंपाउंड है, ठीक है। रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में क्या होगा, आपको पता है हमारा एक बहुत यूजफुल प्रोसेस केल्विन साइकिल, C3 साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या बनेगा, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGA, 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 PGA, ये यहाँ पर बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि O2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, O2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर रुबिस्को के साथ में RuBp के अलावा कौन जुड़ेगा, O2 जुड़ेगा। तो आपको पता है RuBp अभी भी 5 कार्बन वाला कंपाउंड है, तो बनेगा क्या भाई, रुबिस्को से जुड़ा, तो अब बनेगा एक फोकट का कि एक मॉलिक्यूल तो यहाँ पर स्टिल बनेगा 3 PGA, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, साथ में यहाँ पर बनेगा किसका, एक मॉलिक्यूल 2 फॉस्फो, एक मॉलिक्यूल 2 फॉस्फो ग्लाइकोलेट, क्योंकि 5 कार्बन थे यहाँ पर, तो 5 + 1 6 कार्बन थे, तो 2 मॉलिक्यूल 3 कार्बन वाले बन गए 3 PGA, ठीक है। यहाँ पर 5 कार्बन है तो 3 कार्बन वाला बन गया 3 PGA और 2 कार्बन वाला बना फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो ये क्या है, ये फॉस्फोग्लाइकोलेट और 3 PGA का बनना, यही फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये होता है रुबिस्को के अंदर कि क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हुई तो कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ गया RuBp के अलावा, और O2 ज़्यादा है तो RuBp के साथ में O2 जुड़ चुका है। तो अगर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो केल्विन साइकिल चलता रहेगा, लेकिन O2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा हुआ तो ये फोकट का प्रोसेस, फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब ये होगा कहाँ पे भाई, C3 साइकिल के अंदर होगा। तो क्यों होगा, उसका रीज़न भी देखिए कि इमेजिन करो ये क्या है, आपकी C3 प्लांट की सेल है। कौन सी सेल है, मेसोफिल सेल है। आपको पता है C3 प्लांट के मेसोफिल सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। इस क्लोरोप्लास्ट में ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट भी है, ग्रेनल थाइलेकोइड भी है, और स्ट्रोमल थाइलेकोइड भी अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, इसमें क्या मेसोफिल सेल के अंदर C3 प्लांट्स के अंदर जब रुबिस्को का एंजाइम है, जो रुबिस्को एंजाइम है आपका, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, स्ट्रोमा थाइलेकोइड के पास में, ठीक है। और ग्रेनल थाइलेकोइड के अंदर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो रहा है, तो वाटर जो है उसका नंबर भी यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। मेसोफिल सेल के अंदर वाटर का फोटोलाइसिस हो रहा है तो ऑक्सीजन का इवोल्यूशन भी यहीं पर हो रहा है। जब ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादातर यहीं पे सेल के अंदर बढ़ता जा रहा है तो रुबिस्को से कौन जुड़ेगा, आपका ऑक्सीजन जुड़ेगा। तो ऑक्सीजन जुड़ने की वजह से आपका फोटो रेस्पिरेशन होगा किसके अंदर, C3 प्लांट्स के अंदर। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख के बताती हूँ आपको कि कहाँ पर होता है फोटो रेस्पिरेशन। तो फोटो रेस्पिरेशन होता है C3 प्लांट्स के अंदर। फोटो रेस्पिरेशन अकर इन C3 प्लांट्स, अकर इन C3 प्लांट्स, C3 प्लांट्स के अंदर होता है। क्यों होता है, क्योंकि, और किस टाइम पर होता है, डे टाइम के अंदर होता है। तो ड्यूरिंग डे टाइम फोटो रेस्पिरेशन अकर इन C3 प्लांट्स ड्यूरिंग डे टाइम। और ऐसा क्यों होता है, इतना ही लिखना पड़ेगा ताकि वहां पर सेट कर पाए। बिकॉज, क्योंकि साइट फॉर, बिकॉज साइट फॉर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर ये भी सिमिलर है, O2 इवोल्यूशन ये भी वही है, एंड रुबिस्को एक्टिविटी
and site for activity of Rubisco enzyme are same। कौन सी है कि क्लोरोप्लास्ट की मेसोफिल सेल है, सब कुछ वहीं पर होता है। इस वजह से C3 साइकिल जो है, मतलब सॉरी C2 साइकिल जो है वो किसके अंदर होता है, सिर्फ C3 प्लांट्स के अंदर होता है। अब आप C3 प्लांट्स के अंदर क्यों होता है ये तो आपने देख लिया, C4 प्लांट्स के अंदर क्यों नहीं होता है, C4 साइकिल में समझाया था, फिर भी दोबारा से बता रही हूँ। देखिए ये C4 प्लांट था आपका, C4 प्लांट के अंदर C4 साइकिल चल रहा है, ठीक है। आपको पता है कि एक सेल कौन सी है, मेसोफिल सेल है C4 प्लांट्स के अंदर, एक आपकी बंडल शीट सेल है, बंडल शीट सेल है, ठीक है। मेसोफिल सेल के पास में भी अपना क्लोरोप्लास्ट है, बंडल शीट सेल के पास में भी अपना खुद का क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। दोनों जगह पर क्लोरोप्लास्ट अवेलेबल है, लेकिन मेसोफिल सेल के पास में जो एंजाइम है वो कौन सा एंजाइम है, पेप्टेज एंजाइम है, जो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वफादार है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए वफादार है, उसको O2 से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जहां पर पेप्टेज एंजाइम प्रेजेंट है क्लोरोफिल मेसोफिल सेल के अंदर, जहां पेप्टेज एंजाइम प्रेजेंट है जो सिर्फ CO2 के लिए वफादार है, वहीं पर आपने देखा था कि यहाँ पर क्या होता है, वाटर का फोटोलाइसिस होता है, जिसकी वजह से O2 का इवोल्यूशन होता है। अब O2 तो यहाँ पर बन रही है, लेकिन जहां पर O2 बन रही है वहां पर रुबिस्को एंजाइम जो है वो प्रेजेंट नहीं है, बात खत्म। लेकिन बंडल शीट सेल में आपने देखा था यहाँ पर 4 कार्बन वाला कंपाउंड बन जाता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, वो किसमें, मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और आ जाता है किसके, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू बंडल शीट सेल के अंदर। बंडल शीट सेल में आने के बाद में आप देखते हैं यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड किसके पास में, बंडल शीट सेल के क्लोरोप्लास्ट में चली जाती है, और बंडल शीट सेल के क्लोरोप्लास्ट में जाने के बंडल शीट सेल के क्लोरोप्लास्ट के पास जाकर यहाँ पर क्या, केल्विन साइकिल स्टार्ट हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज करवाने का मेन मकसद होता है C4 साइकिल के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बंडल शीट सेल के पास में रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट है, लेकिन रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट है तो यहाँ पर O2 नहीं है, तो O2 जुड़ेगा ही नहीं जब रुबिस्को एंजाइम से। जहाँ रुबिस्को नहीं है वहाँ O2 है, जहाँ रुबिस्को नहीं है वहाँ O2 है, और जहाँ रुबिस्को है वहाँ O2 ही नहीं है, तो ऑक्सीजन जुड़ेगा ही नहीं जब रुबिस्को की एक्टिव साइट से, तो फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट ही नहीं होगा। इसलिए C4 साइकिल जो है, सॉरी C4 प्लांट्स के अंदर C2 साइकिल यानी कि फोटो रेस्पिरेशन देखने को नहीं मिलता है, लेकिन C3 प्लांट्स के पास में रुबिस्को की जो एक्टिव साइट है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर है, ऑक्सीजन जहां बन रही है, सबकी जो साइट है, सबकी जो जगह है वो सिमिलर है, इसलिए वहां रुबिस्को जैसे O2 बढ़ता है, रुबिस्को उससे जुड़ पा रहा है और फोटो रेस्पिरेशन कर पा रहा है C3 प्लांट्स के अंदर। लेकिन यहाँ पर O2 बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि जिससे जुड़ना चाहिए वो है नहीं, और उसके अलावा जो है उसको उससे कोई लेना देना नहीं, यानी कि पेप्टेज एंजाइम को कोई मतलब नहीं, ऑक्सीजन की बाढ़ आए या तूफान आ जाए। यहां तक समझ में आया? चलिए तो अगर मैं कंडीशन की बात करूं कि फोटो रेस्पिरेशन के लिए कंडीशन कौन कौन सी चाहिए, तो आप देखिए कंडीशंस फॉर फोटो रेस्पिरेशन, इससे पहले भी बताइए, दोबारा से बता देती हूँ। तो कंडीशंस फॉर फोटो रेस्पिरेशन, क्या क्या कंडीशन होती है फोटो रेस्पिरेशन के लिए। तो पहली कंडीशन जो है वो तो आपको पता है कि हाई टेम्परेचर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टेम्परेचर हाई होना चाहिए, और हाई लाइट इंटेंसिटी होनी चाहिए, भैया लाइट गिरनी चाहिए अच्छे से। तो हाई लाइट इंटेंसिटी, हाई लाइट इंटेंसिटी एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन होती है हाई टेम्परेचर, और तीसरा है कि क्या होना चाहिए? हाई O2 लो CO2। सीधा सीधा बोलो ना कि हाई O2 लो CO2 होनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड कम होनी चाहिए, ऑक्सीजन ज्यादा होना चाहिए, तब जाके ये रुबिस्को से जुड़ेगा। ये कंडीशन है फोटो रेस्पिरेशन के लिए। अब दूसरी चीज देखिए कि साइट फॉर फोटो रेस्पिरेशन है क्या, होता कहां पर है, ये तो कंडीशन बता दी आपने। तो साइट फॉर फोटो रेस्पिरेशन
तो 3 साइट होती है फोटो रेस्पिरेशन के लिए, यानी कि 3 चीजें काम आती हैं। कौन कौन सी हैं ये देखिए। चम्मच पर मिठाई याद रखो, चम्मच क्लोरोप्लास्ट। नंबर 2 मिठाई का मतलब है चम्मच पर पेरोक्सिसोम। एंड नंबर 3 माइटोकॉन्ड्रिया। इन तीनों सेल्स के अंदर क्या होता है आपका, इन तीनों के अंदर होता है आपका फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट। अब देखो मैं बता देती हूँ, लास्ट पीवाईक्यूज जिस तरह से आए हुए हैं लास्ट कुछ एग्जाम्स में, तो वो पूछता है साइट फॉर फोटो रेस्पिरेशन। अगर क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया दिया हुआ है अलग अलग, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी करके, और डी में दिया हुआ है ऑल ऑफ द अबव, तो कौन सा टिक करना है? ऑल ऑफ द अबव। भाई सब पे होता है, सब सारी की सारी साइट है फोटो रेस्पिरेशन के लिए। एक एग्जाम का क्वेश्चन था, अगर सीक्वेंस की बात की जाए तो सबसे सीक्वेंस में यही होना चाहिए, पहले क्लोरोप्लास्ट, फिर पेरोक्सिसोम, फिर माइटोकॉन्ड्रिया। सीक्वेंस ये होता है फोटो रेस्पिरेशन की साइट के लिए, मतलब फोटो रेस्पिरेशन जिस तरह से होगा उसका सीक्वेंस, इस साइट का सीक्वेंस ये रहेगा। लेकिन एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, अब उसमें क्या था, जहां पर भी जो ऑप्शन दिए हुए थे सारे के सारे ऑप्शंस में एक चीज 2-3 में से वो गायब थी। एक लास्ट ऑप्शन था जिसमें तीनों चीजें प्रेजेंट थी लेकिन सीक्वेंस गलत था। अब एग्जाम में क्या होता है, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है उसको ही टिक मार्क करके आना है कि भाई बाकी जगह पर तो एक ऑर्गेनिज को कंप्लीट किया ही नहीं है, गायब कर दिया है। यहाँ पर एक सीक्वेंस में, एक ऑप्शन में तीनों सीक्वेंस को दिया हुआ है लेकिन सीक्वेंस गलत दिया हुआ है, तो फिर भी सीक्वेंस गलत होने के बाद में भी वो आंसर सही था। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि फॉलोइंग्स में से जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से जो ग्लाइऑक्सिलेट है उसका मेटाबॉलिज्म कहाँ पर होता है, ग्लाइऑक्सिलेट का मेटाबॉलिज्म वाली साइट कौन सी है, और ग्लाइऑक्सिलेट के मेटाबॉलिज्म वाली साइट ऑप्शन नंबर ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर डी पेरोक्सिसोम, ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी हो जाए कौन सा आपका, कोई भी ऑर्गेनेलिज डाल दे वो। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि जो ग्लाइऑक्सिलेट का मेटाबॉलिज्म है वो हम देखेंगे कि पेरोक्सिसोम के अंदर होता है। ठीक है, अभी मैं साइकिल समझाऊंगी तो वहां पर भी देखने को मिलेगा। तो अगर पूछा जाए साइट फॉर फोटो रेस्पिरेशन तो तीनों है, सीक्वेंस सही में होना चाहिए, चम्मच पर मिठाई से याद कर लो, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। सीक्वेंस गलत दिया हुआ है लेकिन एक ऑप्शन में तीनों सीक्वेंस दिया हुआ है, भले ही सीक्वेंस गलत दिया हुआ हो लेकिन पहले तो ऑप्शन में सीक्वेंस सही होना चाहिए, पहली बात, नहीं दिया हुआ है सीक्वेंस सही और ऑप्शन में बाकी जो ऑप्शन है वो गायब है, तो फिर सीक्वेंस गलत होने के बाद में मोस्ट अप्रोप्रिएट ये तीनों होना चाहिए, भले ऊपर नीचे हो। लेकिन अगर ग्लाइऑक्सिलेट का क्या पूछ लिया जाए, मेटाबॉलिज्म पूछ लिया जाए और सबको अलग अलग ऑप्शंस में डिवाइड किया हो और ऑप्शन नंबर 4 कुछ भी और आ जाए, तो फिर क्या होगा आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कि पेरोक्सिसोम के अंदर ग्लाइऑक्सिलेट का मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, यहाँ तक बात। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखा जाए तो क्या है, फोटो रेस्पिरेशन एक तरह से वेस्टफुल प्रोसेस है। क्यों वेस्टफुल है? क्योंकि इस प्रोसेस में न तो एटीपी बनता है, न एनएडीपीएच बनता है, कुछ भी नहीं बनता, बल्कि उल्टा अभी हम साइकिल बना के देखेंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको भी यूटिलाइज कर लिया जाता है एक जगह पर और एटीपी को भी यूटिलाइज कर लिया जाता है, यानी कि दे कुछ भी नहीं रहा, बदले में हमसे लेने का काम कर रहा है। इसलिए फोटो रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं, फोटो रेस्पिरेशन के प्रोसेस को बोला जाता है कि ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है, किसी भी काम का प्रोसेस नहीं है। ओके, तो देखिए फोटो रेस्पिरेशन is a wasteful process. क्यों वेस्टफुल है उसका रीजन भी देखिए, अभी मैं बता चुकी हूँ, इसलिए वेस्टफुल है कि भैया देना कुछ भी नहीं है, काम कुछ भी नहीं आता, लेकिन लेने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है कि नो सिंथेसिस ऑफ एटीपी, एटीपी नहीं बनता है, NADPH2 भी नहीं बनता है, NADPH एंड शुगर कुछ भी नहीं बनता, ना ग्लूकोज बन रहा है, ना एटीपी बन रहा है, ना ही NADPH बन रहा है, बल्कि क्या कर रहा है ये सेकेंड ऑप्शन, इट रिजल्ट, इसके रिजल्ट में हम देखेंगे, इट रिजल्ट इन रिलीज, इट रिजल्ट
in release of CO2 along with यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी की एटीपी को यूज करता है और CO2 रिलीज कर दिया जाता है। यहाँ पर जो प्लांट के काम की चीज थी एटीपी और CO2, उसको भी क्या कर रहा है, एटीपी को यूटिलाइज कर रहा है, CO2 को रिलीज कर रहा है और बदले में कुछ नहीं दे रहा है, ना शुगर बनाने का काम कर रहा है, ना NADPH बना रहा है, न ही एटीपी बना रहा है। तो एक तरह से हुआ ना वेस्टफुल प्रोसेस कि लेने का काम है, सिर्फ देने का कुछ भी नहीं है। और बल्कि जो प्लांट के लिए यूजफुल चीजें थी एटीपी और CO2, उसको भी क्या कर रहा है, यूज करके रिलीज करने का काम कर रहा है। इसलिए फोटो रेस्पिरेशन को हम एक पूरा का पूरा वेस्टफुल प्रोसेस बोलते हैं। पहली बात, अगर एग्जाम में या कोई भी तुमसे पूछ ले कि फोटो रेस्पिरेशन का फंक्शन क्या है, तो इट इज नॉट नॉन येट। आपकी एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा हुआ है कि इसका जो फंक्शन है वो अभी तक ज्ञात नहीं है, तो दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, अभी तक ज्ञात नहीं है। चलिए आगे बताती हूँ कि C4 प्लांट्स में आपका फोटो रेस्पिरेशन क्यों नहीं होता। तो फोटो रेस्पिरेशन अभी बता के निपटी हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ। फोटो रेस्पिरेशन अभी बताया था कि भैया O2 के काम करने की जगह, O2 का इवोल्यूशन अलग जगह होता है, रूबिस्को के काम की साइट जो है वो अलग हो रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा पंप किया जा रहा है C4 साइकिल के अंदर, क्योंकि O2 का तो कोई काम रहा ही नहीं। वहाँ पेप्टेज एंजाइम क्या कर रहा है, CO2 को ज्यादा से ज्यादा पंप करवा रहा है, CO2 की मैकेनिज्म को इंक्रीज किया जा रहा है। इस वजह से C4 साइकिल में क्या होता है, फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं होता है। तो फोटो रेस्पिरेशन does not occur in C4 plants. C4 plants. क्या रीजन है भाई उसका, बिकॉज they have a mechanism। कौन सी मैकेनिज्म है जो क्या कर रहा है, इंक्रीज करवा रहा है CO2 के कंसंट्रेशन को, यानी कि पेप्टेज एंजाइम उनके पास प्रेजेंट है। तो बिकॉज दे हैव अ मैकेनिज्म दैट इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एट, कहाँ पर, जहाँ पे रूबिस्को काम करता है, एट वर्किंग प्लेस ऑफ, कि CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं ताकि रूबिस्को O2 से ना जुड़ पाए। वो वैसे भी नहीं जुड़ पाएगा क्योंकि रूबिस्को कहीं और है, O2 कहीं और है। तो एट वर्किंग प्लेस ऑफ रूबिस्को एंड ऑल्सो साइट फॉर O2 इवोल्यूशन। O2 का इवोल्यूशन जहां पर होता है, कहाँ पर होता है भाई, मीजोफिल सेल के अंदर होता है। साइट फॉर O2 इवोल्यूशन एंड साइट फॉर रूबिस्को एक्टिविटी। रूबिस्को कहाँ एक्टिव होता है, बंडल शीट सेल में। रूबिस्को एक्टिविटी आर डिफरेंट। दोनों क्या है, अलग अलग है। इस वजह से क्या होता है कि फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस C4 साइकिल के अंदर देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। अब हम देखेंगे C2 साइकिल। C4 प्लांट्स के अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, क्योंकि जहां रूबिस्को काम कर रहा है वो साइट अलग है, O2 का इवोल्यूशन जो हो रहा है वो साइट अलग है, और उसके अलावा उनके पास में एक मैकेनिज्म यानी कि पेप्टेज एंजाइम जो क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करवाने का काम कर रहा है। इस वजह से वहां पर जो है फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं होता है। अब आपकी एनसीईआरटी की बुक ने तो C2 साइकिल नहीं बना के दिखाया हुआ, लेकिन मैं आपको C2 साइकिल बनाकर दिखाऊंगी। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है क्योंकि हमें पूरा साइकिल नहीं पढ़ना है, पूरा साइकिल याद नहीं करना है। उस साइकिल से रिलेटेड 2 से 3 चीजें हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ रिलीज हो रही है, एटीपी को कहाँ यूटिलाइज किया जा रहा है, जो ऑक्सीजन का कंज्यूमिंग प्लेस है वो कौन सा है। तो ये सारी चीजें देखने के लिए मैं तो डायरेक्ट लिखा दूंगी, लेकिन ये सारी चीजें पता होने के लिए हम एक बार साइकिल को रिवाइज करेंगे, साइकिल बनाकर दिखाऊंगी मैं आपको, ठीक है। तो साइकिल याद नहीं करना है, सिर्फ साइकिल से इतना सा काम है कि जो 2 से 3 पॉइंट है वो आपको याद होने चाहिए। तो साइकिल देखते हैं भाई।
आपको पता है कि फोटो रेस्पिरेशन का साइट कौन सा होता है कि मैम फोटो रेस्पिरेशन का जो साइट है वो होता है चम्मच पर मिठाई, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। तो तीनों के अंदर क्या होगा, आपका C2 साइकिल देखने को मिलेगा। एक सेकेंड, ये हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट, जो क्या है, एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है। वरना तुम बोल दोगे कि डबल मेम्ब्रेन तो बनाया ही नहीं। ये है आपका पेरोक्सिसोम, जो कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है। क्या है बच्चा, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है पेरोक्सिसोम, ठीक है। और ये हो गया आपका क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, जो क्या है, ये भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है। और मैं बना रही हूँ भाई डबल मेम्ब्रेन, चिढ़ना मत। ये लो, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हो गई, ठीक है। तो लिखते हैं वन बाय वन सबका नाम। ये क्या है, दिस इज योर क्लोरोप्लास्ट, ये हो गया आपका पेरोक्सिसोम, और ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, आ रहा है समझ में, ठीक है। अब क्या होता है, सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट के अंदर भाई RUBP से O2 जुड़ेगा, मैंने बता ही रखा है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पर हुआ है आपका RUBP, इससे कौन आकर जुड़ रहा है आपका, इससे आकर जुड़ रहा है आपका O2, इससे जुड़ा O2। तो RUBP क्या है, एक 5 कार्बन वाला कंपाउंड है, 5 कार्बन वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस RUBP जब O2 से जुड़ता है, किसकी प्रेजेंस में, रूबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में, तो क्या बनता है यहाँ पर कि यहाँ पर बनता है 1 मोल 3PGA फॉस्फोग्लिसरेट, और बनता है 1 मोल किसका, 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट, ठीक है। ये कितने, 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, ये कितने कार्बन वाला कंपाउंड है, 2 कार्बन वाला कंपाउंड है। 5 कार्बन वाला कंपाउंड RUBP से 1 मोल बना 3 कार्बन वाला 3PGA, और 1 मोल बना है 2 कार्बन वाला फॉस्फोग्लाइकोलेट। यहाँ तक समझ में आ गई चीज, ठीक है, समझ में आ गई। अब इस फॉस्फोग्लाइकोलेट में क्या होता है कि इससे हो जाता है, ये 2 कार्बन वाला है, ये जो आपका 3PGA है, 3PGA कहाँ पर चला जाएगा कि ये तो चला जाएगा वापस से किसके पास में, केल्विन साइकिल स्टार्ट कर देगा ये तो अपनी, ठीक है। 3PGA चला गया केल्विन साइकिल के अंदर। फॉस्फोग्लाइकोलेट से क्या होता है कि यहाँ से रिलीज होता है एक फॉस्फेट आयन। क्या रिलीज होता है, फॉस्फेट आयन, और ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, ग्लाइकोलेट के अंदर। 2 कार्बन वाला 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट से एक फॉस्फेट आयन जब रिलीज हो जाता है, बाहर निकल जाता है, तो ये किसमें, 2 कार्बन वाले ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये ग्लाइकोलेट किसके पास में आता है, क्लोरोप्लास्ट से ये शिफ्ट हो जाता है किसके अंदर, पेरोक्सिसोम के अंदर। तो मैंने यही तो बोला था कि ग्लाइकोलेट का मेटाबॉलिज्म पूछा जाए तो किसके अंदर होगा, पेरोक्सिसोम के अंदर होगा। बन किसके अंदर आता, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, लेकिन क्लोरोप्लास्ट से कहां पर आ गया, पेरोक्सिसोम के पास में आ गया ग्लाइकोलेट। तो ये है आपका ग्लाइकोलेट, कितने कार्बन वाला है, 2 कार्बन वाला है। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या होता है कि ये ग्लाइकोलेट किसके साथ में रिएक्शन करता है, O2 के साथ में रिएक्शन करता है। किसके साथ में रिएक्शन करता है, O2 के साथ में रिएक्शन करता है, और बना लेता है ग्लाइऑक्सिलेट। O2 के साथ में रिएक्शन करके इसने क्या बना लिया, ग्लाइऑक्सिलेट, ठीक है। साथ में ये ग्लाइकोलेट क्या करता है, यहाँ से रिलीज कर देता है ये किसको, H2 को, ग्लाइऑक्सिलेट बना लेता है, और किसको रिलीज कर देता है, H2 को। यानी कि ग्लाइकोलेट O2 के साथ में रिएक्शन करके ग्लाइऑक्सिलेट बना रहा है, साथ में हाइड्रोजन आयन्स को भी क्या कर देता है, ये रिलीज कर देता है। ये हाइड्रोजन आयन जो होते हैं, ये हाइड्रोजन आयन इस O2 के साथ में मिक्स होकर क्या बना लेते हैं, H2O2। और ये H2O2 जो है वो एक तरह का बहुत ज्यादा पॉइजन, जहरीली चीज है, यानी कि बहुत खराब चीज है, बहुत घातक चीज है। तो ये
H2O2 के लिए यहाँ पे पेरोक्सिसोम के पास में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम है कैटेलेज एंजाइम। क्या प्रेजेंट है? कैटेलेज एंजाइम। ये कैटेलेज एंजाइम क्या करती है? इस H2O2 को H2O और ऑक्सीजन में चेंज कर देती है। किस में चेंज कर देती है? H2O और ऑक्सीजन में चेंज कर देती है। ठीक है, अब ये ग्लाइऑक्सिलेट के साथ में, इस ग्लाइऑक्सिलेट के साथ में क्या होता है कि मैम ये जो ग्लाइऑक्सिलेट है ये किसके साथ में? NH2 के साथ में एमीन ग्रुप इससे आकर जुड़ जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? अमाइनो एसिड के अंदर, जिसका नाम है ग्लाइसिन। क्या नाम है? ग्लाइसिन। और ये ग्लाइसिन भी क्या है? 2 कार्बन वाला कंपाउंड है। दोबारा से रिकैप करते हैं, क्या हुआ कि RUBP के साथ में जब ऑक्सीजन का नंबर, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ा तो रुबिस्को एंजाइम से कौन कौन जुड़ रहा है? RUBP भी जुड़ रहा है और ऑक्सीजन भी जुड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, रुबिस्को की एक्टिव साइट पर वही चीज जुड़ सकती है, वही बाइंड हो सकता है जिसका कंसंट्रेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ऑक्सीजन का ज्यादा हुआ, इसीलिए फोटो रेस्पिरेशन चल रहा है। जैसे ही ऑक्सीजन जुड़ा RUBP से, 5 कार्बन वाला कंपाउंड था तो दो टोटल 5 कार्बन करने थे हमें, तो हमने एक कंपाउंड बनाया। कौन सा? एक मॉलिक्यूल बनाया हमने 3-PGA 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो किसमें कन्वर्ट हो गया? केल्विन साइकिल के अंदर चला गया, क्योंकि इसका इधर कोई काम नहीं है। अब दूसरा प्रोडक्ट बनाया है 2 कार्बन वाला 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट। ये जो 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट है, इससे क्या होगा? एक फॉस्फेट आयन रिलीज हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइकोलेट में। अब ये ग्लाइकोलेट कहाँ आ जाता है? पेरोक्सिसोम के पास में। पेरोक्सिसोम के पास में जब ग्लाइकोलेट आता है तो इसका होता है मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म करने के लिए क्या होता है कि ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है और हाइड्रोजन आयंस को रिलीज कर देता है। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ में जब ये रिएक्शन करता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइऑक्सिलेट में, और ये जो हाइड्रोजन आयन है ये भी इस ऑक्सीजन के साथ में जुड़कर बना लेता है H2O2, जो कि बहुत ज्यादा नुकसान कर सकता है, बहुत ज्यादा जहरीला, ठीक है, पॉइजनस है। ठीक है, बहुत खतरनाक चीज है। इसलिए पेरोक्सिसोम, क्योंकि अगर ये खतरनाक चीज इस सेल के अंदर रह गई तो क्या होगा? ये तो भैया पूरी ऑर्गेनेलिज ही खत्म हो जाएगी। तो H2 जो है वो O2 के साथ में जब रिएक्शन करता है तो H2O2 बनाती है, और H2O2 पेरोक्साइड बनाता है, और इस पेरोक्साइड को तोड़ने के लिए पेरोक्सिसोम के पास में क्या प्रेजेंट है? कैटेलेज एंजाइम प्रेजेंट है, जो किसमें इसको तोड़ देता है? वाटर में, और ऑक्सीजन में रिलीज कर देता है। अब यहाँ पे ये जो ग्लाइऑक्सिलेट है, ये सारा प्रोसेस पेरोक्सिसोम के अंदर ही चल रहा है। ये जो ग्लाइऑक्सिलेट है ये एमीन ग्रुप के साथ में अब रिएक्शन कर रहा है और क्या बना रहा है? अमाइनो एसिड बना रहा है, जिसका नाम है ग्लाइसिन। अब यहाँ पे ग्लाइसिन में कितने कार्बन वाला कंपाउंड है? 2 कार्बन वाला कंपाउंड है। लेकिन आगे की साइकिल को चलने के लिए 2 कार्बन से काम नहीं चलेगा। आगे की साइकिल अगर हमें चलानी है तो उसके लिए हमें कितने कार्बन चाहिए? टोटल 4 कार्बन चाहिए। अब 4 कार्बन चाहिए तो टोटल तुम क्या करोगे कि पूरी की पूरी जो मैम रिएक्शन है उसको आप ऐसा करो ना, डबल कर दो, 2 बार कर दो। तो यहाँ पर 2 RUBP यूज किए तो 2 ऑक्सीजन इससे जुड़े, तो क्या बना? 2 मॉलिक्यूल बने आपके 3-PGA, जो चले गए किसके अंदर? केल्विन साइकिल के अंदर, और 2 मॉलिक्यूल बने किसके? 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट के। तो यहाँ पर 2 फॉस्फेट आयन रिलीज होंगे, बाहर निकलेंगे तो क्या बनेगा? 2 मॉलिक्यूल ग्लाइकोलेट का बनेगा। अब ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइकोलेट है वो पेरोक्सिसोम में आ गए हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या करेगा? 2 H2 रिलीज करेगा, 2 O2 के साथ में रिएक्शन करेगा, सब कुछ डबल कर रही हूँ, और 2 मॉलिक्यूल क्या बनेगा? ग्लाइऑक्सिलेट बनेगा, और साथ में क्या बनेगा? 2 मॉलिक्यूल पेरोक्साइड बनेगा। जब 2 मॉलिक्यूल पेरोक्साइड बनेंगे तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल क्या होंगे? रिलीज होंगे, और साथ में ये जो हाफ O2 था, इस हाफ O2 को क्या कर दो आप? O2 कर दो। ये लो भाई, ये बना यहाँ पर। ठीक है, अब ये जो था ग्लाइसिन, ये भी कितना हो गया? 2 मॉलिक्यूल्स हो गए। ग्लाइसिन तो टोटल हो गए ना हमारे पास में कितने? 4 कार्बन हो गए। अब ये 4 कार्बन यानी कि ये ग्लाइसिन अब किसके पास में जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया के पास में। तो ये ग्लाइसिन आ चुका है अब किसके पास में? ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन कहाँ पर आ चुके हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के पास में। अब इस ग्लाइसिन में क्या होता है जब माइटोकॉन्ड्रिया के पास में ये आता है? तब इसमें से क्या होता है कि कुछ चीज़ें आपको निकालनी है, क्योंकि अमाइनो ग्रुप यहाँ पर दिया था, तो एमीन ग्रुप को यहाँ पर से रिलीज करना है, यानी कि निकालना है NH3 की फॉर्म में। एक तो ये काम करना है आपको, एक यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको रिलीज करवाना है, इसको हटा देंगे, और 2 हाइड्रोजन आयंस हम यहाँ से हटा देंगे। यानी कि ये जो ग्लाइसिन माइटोकॉन्ड्रिया में आया है पेरोक्सिसोम से ग्लाइकोलेट के मेटाबॉलिज्म के बाद में, इसमें से इस ग्लाइसिन में से हम एक एमीन ग्रुप निकाल देंगे, किसकी फॉर्म में? अमोनिया की फॉर्म में। एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिलीज करेंगे यहाँ से, और 2 हाइड्रोजन आयन हम यहाँ से क्या करेंगे? रिलीज कर देंगे। ठीक है, ये सारी चीजें निकाल देंगे। तो फिर क्या होगा? निकाल तो दिया, ठीक है, निकाल देंगे।
देखो चलो क्या क्या निकाला कि एक तो NH3 रिलीज हो गया यहाँ से, एक आपका CO2 रिलीज हो गया। अब H+ जो ग्लाइसिन से हमने लिए हैं, रिलीज करवाए हैं, वो H+ यहाँ पर प्रेजेंट होता है NAD, क्या होता है आपका NAD+ प्रेजेंट होता है। वो H+ क्या होते हैं, ये NAD+ जो है, NAD जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं NADH.H+ में। अब ये मत बोलना कि यहाँ पर NADP+ क्यों नहीं है, क्योंकि NADP+ जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट के पास में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास में NAD+ होता है। तो दो हाइड्रोजन आयंस निकाले थे, तो NAD+ ने क्या किया, उनको एक्सेप्ट कर लिया और किस में कन्वर्ट हो गए, NADH.H+ बना लिया। ठीक है, अब ये जो ग्लाइसिन था, ग्लाइसिन अमाइनो एसिड था, ये कौन से अमाइनो एसिड में, क्योंकि दो मॉलिक्यूल थे, एक कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया, दो मॉलिक्यूल ग्लाइसिन का मतलब है 4 कार्बन थे टोटल। ठीक है तो ये 2 कार्बन वाला, लेकिन टोटल हो गए 2 मॉलिक्यूल में 4 कार्बन। 4 कार्बन में से एक कार्बन तो हमने रिलीज करवा दिया, तो बचा कितना, 3 कार्बन वाला कंपाउंड जिसका नाम है सीरीन। तो क्या बना हमारा, एक 3 कार्बन वाला कंपाउंड, एक मॉलिक्यूल सीरीन बना, जो क्या है 3 कार्बन वाला अमाइनो एसिड है। अब ये किसके पास में चला जाएगा, ये सीरीन पहुंच जाएगा वापस से किसके पास, पेरोक्सिसोम के पास में। तो ये एक मॉलिक्यूल सीरीन किसके पास में आ गया है भाई, पेरोक्सिसोम के पास में आ गया है, 3 कार्बन वाला। ठीक है, अब इसका क्या होगा कि इसके साथ में ये होगा कि इसमें से भी वापस से जो NH2 ग्रुप था वो रिलीज हो जाएगा और ये बना लेगा अपना क्या, एक मॉलिक्यूल हाइड्रोक्सी पाइरुवेट। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल हाइड्रोक्सी पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। एक मॉलिक्यूल जो हाइड्रोक्सी पाइरुवेट है, ये भी कितने कार्बन वाला है, 3 कार्बन वाला कंपाउंड है। अब इसके अलावा क्या हो रहा है यहाँ पर देखिए कि ये जो था, ये हाइड्रोक्सी पाइरुवेट जो था, ये भी क्या करेगा, H+ आयन जो इसने यहाँ से हमने दिए थे, ये भी रिलीज हो जाएंगे। कि देख लो, एक अमोनिया यहाँ से ग्रुप रिलीज कर दिया, यहाँ पे 2 अमोनिया ग्रुप जुड़ेंगे भाई। हाँ ठीक है, एक यहाँ रिलीज हो गया, एक यहाँ पर रिलीज हो गया, अमाइनो ग्रुप जो था लिए थे छोड़ दिए। अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पर होता है जो NADH.H+ था, वो भी H+ आयंस को रिलीज करेगा और क्या बना लेगा, NAD+ बना लेगा। ठीक है, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइऑक्सिलेट, क्या किसके अंदर, ग्लिसरेट के अंदर, एक मॉलिक्यूल ग्लिसरेट बनाएगा। और ये भी क्या है, 3 कार्बन वाला कंपाउंड है। अब ये जो एक मॉलिक्यूल ग्लिसरेट है, ये किसके पास में पहुंच जाएगा, ये चला जाएगा वापस से जहां से आया था घूम फिर के, यानी कि ये किसके पास में पहुंच गया, आपके क्लोरोप्लास्ट के पास में। ये लो ग्लिसरेट, 3 कार्बन वाला कंपाउंड है। अब इस ग्लिसरेट को क्या दिया जाएगा, ATP खर्च होगी, यहाँ पर ATP दी जाएगी। तो जब ATP इसको दी जाएगी, देखो इधर क्या दिया हमने, ATP दिया, तो ये ATP से एक फॉस्फेट आयन लेके इसने ATP को कन्वर्ट कर दिया ADP में, और ये जो ग्लिसरेट था ये किस में कन्वर्ट हो गया, कि ये कन्वर्ट हो गया एक मॉलिक्यूल ऑफ 3PGA में। अब ये जो 3PGA है, ये किसके पास में चला जाएगा, केल्विन साइकिल के पास में चला जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा है क्या क्या देखना है, कि इसमें ये देखना है कि ऑक्सीजन जो था उसको कहाँ कहाँ कंज्यूम किया है। तो 2 जगह पर ऑक्सीजन को कंज्यूम किया है, एक तो आपने क्लोरोप्लास्ट के अंदर ऑक्सीजन को कंज्यूम किया है, एक हमने पेरोक्सिसोम के अंदर ऑक्सीजन को कंज्यूम किया है। पूछा जाए कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कहाँ होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। पूछा जाए कि ATP कहाँ यूटिलाइजेशन ऑफ ATP कहाँ पर होता है, तो कि वो होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ग्लिसरेट से क्या बनाने के लिए, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाने के लिए। दोबारा से रिकैप करते हैं कि क्या हुआ, RuBP के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा, ऑक्सीजन जुड़ने के बाद में बन गया 2 मॉलिक्यूल 3PG और 2 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लाइकोलेट के। 2 फॉस्फेट आयन रिलीज करने के बाद में फॉस्फोग्लाइकोलेट जो 2 कार्बन वाला कंपाउंड था वो कन्वर्ट हो गया 2 कार्बन वाले ग्लाइकोलेट में। ग्लाइकोलेट आ गया पेरोक्सिसोम के पास में, और ग्लाइकोलेट का मेटाबॉलिज्म होता है पेरोक्सिसोम के अंदर। तो पेरोक्सिसोम के अंदर जब ग्लाइकोलेट आया तो इससे क्या किया हमने, ऑक्सीजन का रिएक्शन करवा दिया। ऑक्सीजन का रिएक्शन करने के बाद में ये कन्वर्ट हो गया ग्लाइऑक्सिलेट में, और साथ में इसने जो हाइड्रोजन आयन रिलीज किए थे वो H2O2 में कन्वर्ट हो गए, जो अपने आप में बहुत नुकसान करने वाली चीज थी, बहुत घातक था। इसलिए H2O2 को पेरोक्सिसोम के कैटेलेज एंजाइम ने H2O और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब ये जो ग्लाइऑक्सिलेट था ये एमीन ग्रुप के साथ में रिएक्शन करके
अमाइनो एसिड बनाता है जिसका नाम है ग्लाइसिन, और ये अमाइनो एसिड जो ग्लाइसिन है वो माइटोकॉन्ड्रिया के पास में पहुंच जाता है। इस अमाइनो एसिड में से एक एमिन ग्रुप, एक कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन जो है वो छीन लिए जाते हैं, अलग कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से अमाइनो एसिड अमोनिया के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड और जो H+ आयन इसने रिलीज किए थे वो Na+ ने एक्सेप्ट करके NADH.H+ बना लिया, ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। और ये ग्लाइसिन जो है लास्ट में इतनी सारी चीजों को छोड़ने के बाद में अमाइनो एसिड बनाता है जिसका नाम है सीरीन। सीरीन एक 3 कार्बन वाला अमाइनो एसिड है और ये सीरीन वापस से चला जाता है पैरोक्सिसोम के पास में, और इस सीरीन में से अब अमाइनो एसिड का जो एमीन ग्रुप था उसको भी रिलीज किया जाता है और ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, 3 कार्बन वाले हाइड्रोक्सी पाइरुवेट में। हाइड्रोक्सी पाइरुवेट में कन्वर्ट होने के बाद में यहाँ पर जो NADH.H+ बना था वो वापस से अपने H+ रिलीज करके NAD+ बना लेता है और कन्वर्ट हो जाता है 3 कार्बन वाले ग्लिसरेट में, और ये ग्लिसरेट वापस से चला जाता है आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जाने के बाद में आप देख सकते हैं कि ATP को यूज करके ये किसमें कन्वर्ट हो गया, एक मॉलिक्यूल 3PGA 3-फॉस्फोग्लिसरेट में, जो कहां पर चला जाता है फाइनली कि केल्विन साइकिल के अंदर यूटिलाइज हो जाता है, ठीक है। अब इसमें से मुझे क्या बताना था कि ऑक्सीजन कहाँ यूज हुई है, तो ऑक्सीजन एक तो क्लोरोप्लास्ट में यूज हुई है, जो पॉइंट आपको याद रखना है कि क्लोरोप्लास्ट में यूटिलाइज हुआ है, यूटिलाइजेशन हुआ है, कंज्यूम हुई है ऑक्सीजन, इसके अलावा कंज्यूम हुआ है पैरोक्सिसोम के अंदर ऑक्सीजन का, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ रिलीज हुई है कि वो रिलीज हुई है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। एटीपी का यूटिलाइजेशन कहाँ पर हुआ है कि वो हुआ है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। इतनी ही पॉइंट्स हमें याद करने थे जिसकी वजह से हमने ये सारा का सारा साइकिल देखा। लेकिन अगर पूछ लिया जाए, वैसे तो तुमसे कोई पूछेगा नहीं, फिर भी पूछ लिया जाए, तुम्हारे दिमाग के कीड़े मुझे पता है शांत नहीं होने वाले, पूछ लिया जाए कि फोटो रेस्पिरेशन का जो फंक्शन है वो क्या है, तो क्लियर सा जवाब देना है, इट इज नॉट नॉन येट। फिर भी काम जो है फाइनली ये देख लिया जाए कि काम है क्या इसका। काम ये है बेटा कि पहले जो बन रहा था 3 कार्बन वाला 2 मॉलिक्यूल जो 3PGA बने वो तो केल्विन साइकिल में यूटिलाइज हो गए, तो ये तो वेस्ट नहीं हुआ है। लेकिन अगर ये साइकिल नहीं चलती तो पूरे 4 कार्बन वेस्ट हो जाते। क्या वेस्ट हो जाते? पूरे 4 कार्बन वाला कंपाउंड जो था ये वेस्ट हो जाता, यानी कि 4 कार्बन डाइऑक्साइड जो कहीं ना कहीं प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो वेस्ट हो जाती। तो इन्होंने क्या किया, ये फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस जिसको आप वेस्टफुल बोल रहे हो वो कहीं ना कहीं हद तक यूटिलाइजेशन कर रहा है भाई, कि भाई जो 4 कार्बन वाले वेस्ट होने वाले थे इन्होंने पूरा फोटो रेस्पिरेशन कर 3 कार्बन को तो कहाँ पहुंचा दिया कि केल्विन साइकिल के अंदर पहुंचा दिया, यानी कि 3 कार्बन जो थे पूरे 100% कार्बन में से 75% कार्बन तो हमने यूटिलाइज कर लिए। लास्ट में जो 25% कार्बन था यानी कि 1 कार्बन था सिर्फ वो वेस्ट हुआ है, ठीक है। तो ये फोटो रेस्पिरेशन का क्या है आपका फंक्शन है। अगर पूछा जाए भविष्य में कभी बताया जाएगा तो यही फंक्शन बताया जाएगा फोटो रेस्पिरेशन का। तो आप देखिए क्या देखना है, पहले तो हम देख लेते हैं कि साइकिल को हमने चलाया क्यों था। तो इस साइकिल को बेटा हमने चलाया था कि फोटो रेस्पिरेशन क्या इन्वॉल्व करता है, फोटो रेस्पिरेशन इन्वॉल्व, देखिए भाई क्या इन्वॉल्व करता है फोटो रेस्पिरेशन। 3 चीजें इन्वॉल्व करता है अभी तक के अकॉर्डिंग। उसमें से पहला है 2 ऑक्सीजन कंज्यूम होते हैं। क्या होता है भैया, 2 ऑक्सीजन को कंज्यूम किया जाता है। 2 ऑक्सीजन कंज्यूमिंग स्टेप, 2 ऑक्सीजन कंज्यूमिंग स्टेप्स कहाँ पे होती है कि 2 ऑक्सीजन में से 1 ऑक्सीजन जो है फर्स्ट वो होती है फर्स्ट इन क्लोरोप्लास्ट। कहाँ पर हुई थी पहली? क्लोरोप्लास्ट के अंदर जब RUBP से जुड़ रही थी, RUBP के साथ में जुड़ रही थी रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में, ठीक है। तो फर्स्ट इन क्लोरोप्लास्ट एंड सेकंड इन पैरोक्सिसोम, सेकंड इन पैरोक्सिसोम, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में यूज हुई थी एक तो, और दूसरी यूज हुई है कहाँ पे, पैरोक्सिसोम के अंदर। ऑक्सीजन का कंज्यूमिंग पूछा जाएगा, इतना ही है। मतलब जितना फोटो रेस्पिरेशन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ था ना वो तो मैंने कब का पढ़ा दिया तुम्हें, ठीक है। तो पहला यहाँ पर होगा, देखिए दूसरा क्या है कि 1 डी कार्बोक्सिलेशन स्टेप। क्या होता है? एक डी कार्बोक्सिलेशन स्टेप होता है जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, अभी बताया इन माइटोकॉन्ड्रिया।
और क्या होता है इसके अलावा, देखिए एक सेकंड, चलिए लास्ट होता है एटीपी का यूटिलाइजेशन। वो होता है किसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो 1 एटीपी यूटिलाइजिंग स्टेप किसके अंदर, इन क्लोरोप्लास्ट। और अभी जो फंक्शन बताया, अगर पूछा जाए, भविष्य में बताया जाएगा तो इतना ही बताया जाएगा, तो मैं लिख देती हूँ, बाकी याद करने की या फिर इतना कुछ दिमाग में रखने की नीड नहीं है। चलिए क्या होता है, तो इट इज अ सेवियर पाथवे, इट इज अ सेवियर पाथवे ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सेवियर पाथवे दैट सेव्स, जो क्या सेव करता है, 3/4 या फिर आप बोल सकते हो और 75% कार्बन, 3 कार्बन को सेव करता है, दैट माइट बी lost ड्यू टू ऑक्सीजनेज एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को। रुबिस्को की ऑक्सीजनेज एक्टिविटी की वजह से जो 75% कार्बन वेस्ट हो जाते हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं प्लांट के लिए यूटिलाइजेशन, मतलब प्लांट के लिए यूजफुल है। तो 75% ऑफ कार्बन दैट माइट बी लॉस्ट ड्यू टू ऑक्सीजनेज एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को, इट लीड टू लॉस ऑफ, लेकिन क्या होता है, 1/4 या फिर 25% कार्बन जो है वो तो लॉस होते हैं। कार्बन इज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हुआ कि इट इज अ सेवियर पाथवे, एक सेव करने वाला पाथवे, जो 75% कार्बन को तो क्या कर रहा है कि हेल्प कर रहा है हमारी बचाने में, लेकिन जो 25% कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो क्या होती है कि भैया वो तो वेस्ट हो जाती है इस प्रोसेस के अंदर। ये बता रहा है हमारा फोटो रेस्पिरेशन, और इसी का भविष्य में अगर कभी काम बताया गया तो इतना ही काम बताया जाएगा फोटो रेस्पिरेशन से रिलेटेड। अब आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसके लास्ट के जो 2 पेजेस हैं उसमें बताया गया है, क्या बताया गया है कि फोटो रेस्पिरेशन को जो अफेक्ट करते हैं, फोटो रेस्पिरेशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में बताया है, और उसके साथ में वहां पर एक लॉ बताया है, ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ये हम पढ़ते हैं, क्या बताया है, ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। और ये इसका ईयर भी याद रखना है, 1905। ठीक है। आपकी एनसीईआरटी बोलती है कि ये जो ब्लैकमैन का लॉ है वो कहाँ पर एप्लीकेबल होगा, कहाँ अप्लाई होता है, कि जहाँ पर बायोकेमिकल प्रोसेस या फिर केमिकल प्रोसेस चल रहा हो और उस बायोकेमिकल प्रोसेस को बहुत सारे फैक्टर्स जब अफेक्ट करते हैं तब ये वाला लॉ क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। क्या बताता है ये लॉ, इस लॉ के अंदर क्या है कि ये लॉ ये बताता है कि जो लिमिटिंग फैक्टर होगा, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी प्रोसेस के रेट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, और उसमें से इतने सारे फैक्टर्स में से जो सबसे कम अवेलेबल होगा वही क्या होता है, सबसे ज़्यादा उस प्रोसेस के रेट को अफेक्ट करता है, और वही लिमिटिंग फैक्टर होता है। ठीक है, ये बताया किसने, ब्लैकमैन्स के लॉ के अंदर ये सब कुछ लिखा हुआ है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एक हाइपोक्रिटिकल सिचुएशन करते हैं कि हम बोल रहे हैं कि जैसे प्लांट को क्या चाहिए भैया, क्लोरोफिल चाहिए, अवेलेबल है। प्लांट को लाइट चाहिए, मैं बोल रही हूँ लाइट भी अवेलेबल है। प्लांट को CO2 चाहिए, मैं बोल रही हूँ CO2 भी अवेलेबल है। प्लांट को वाटर चाहिए, वो भी क्या है, अवेलेबल है।
लेकिन प्लांट को क्या चाहिए, टेम्परेचर। अब प्लांट को टेम्परेचर चाहिए काम करने के लिए कितना, 30 डिग्री सेल्सियस। कितना चाहिए काम करने के लिए, 30 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जो अवेलेबल है टेम्परेचर वो कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस। तो लिमिटिंग फैक्टर क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया आपका, ठीक है। ये तो मतलब अवेलेबल है कि इसमें वो काम कर रहा है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं करेगा, लेकिन जो रिक्वायरमेंट के है, प्लांट की रिक्वायरमेंट है, जो जितनी रिक्वायरमेंट है प्लांट के टेम्परेचर की, तो हम उसको बोलेंगे, जिसमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है, बिल्कुल परफेक्ट हो सकता है, बहुत अच्छे से फोटोसिंथेसिस का रेट चल सकता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिल्कुल टॉप लेवल पे हो सकता है, सबसे ज्यादा हो सकता है, उसके लिए रिक्वायरमेंट है हमें 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की। लेकिन प्रेजेंट कितना है, हम कितना दे पा रहे हैं, 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे पा रहे हैं। तो ये क्या है, ये जिस टेम्परेचर पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हाईएस्ट होगा उसको हम बोलेंगे ऑप्टिमम टेम्परेचर। जिसपे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है। अब इस ऑप्टिमम टेम्परेचर का दूसरा नाम देखो, आपको पता है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर से, ठीक है, सब इंस्पेक्टर होता है, ठीक है। इंस्पेक्टर है, उसके नीचे मतलब कोई भी एसपी डीएसपी वगैरह जो होते हैं पुलिस में, तो उसमें क्या होता है, उसके ऊपर, पुलिस के ऊपर जो होती है वो सब इंस्पेक्टर होता है, ठीक है ना, सब पुलिस होती है। तो ये जो टेम्परेचर है ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है, और इससे कम जो प्रेजेंट है, कम जो प्रेजेंट है वो क्या है, आपका सब ऑप्टिमम टेम्परेचर है। क्या है, सब ऑप्टिमम फैक्टर या सब ऑप्टिमम टेम्परेचर है। भाई होता है ना पुलिस वगैरह में, एक होता है बहुत हाई पोस्ट पे कुछ लोग होते हैं, लेकिन उससे नीचे वाली जो पोस्ट पे होता है तो हम क्या बोलते हैं उसको, एसपी के नीचे जो है वो, मतलब डीएसपी वगैरह के ऊपर नीचे जो भी है उनके नीचे वालों को सब इंस्पेक्टर ही तो बोलते हैं। तो ये क्या है, सब ऑप्टिमम टेम्परेचर है आपका, ठीक है। तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन जो है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन वो हमने क्रिएट की है यहाँ पर, एनसीईआरटी ने नहीं बोला है, बस उसने तो ऑप्टिमम, मिनिमम, मैक्सिमम, सब ऑप्टिमम इनके बारे में बताया हुआ है। तो ब्लैकमैन का लॉ क्या बताता है कि ये बताता है कि इसके अंदर कि हमने एक सिचुएशन जो की है उसमें क्या है कि लाइट चाहिए प्लांट को, हम दे रहे हैं, ठीक है। लाइट को वाटर चाहिए, क्या है, वो भी अवेलेबल है। प्लांट को क्लोरोफिल चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए, तो प्लांट को वो भी दिया जा रहा है, ठीक है ना, वो भी अवेलेबल है प्लांट के पास में, ठीक है। अब मान लो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए प्लांट को, वो भी अवेलेबल है, लेकिन प्लांट को क्या चाहिए कि भैया टेम्परेचर चाहिए, कितना चाहिए, 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, लेकिन जो मिल रहा है वो कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो ये जो टेम्परेचर है ये क्या हो गया, ये लिमिटिंग फैक्टर हो गया। अब इसको मैं एक ग्राफ से, एक डायग्राम से तुम्हें समझाती हूँ, देखो इधर, देखो भाई, ठीक है। तो यहाँ पे ये 30 डिग्री सेल्सियस पे, कितने पे, 30 डिग्री सेल्सियस पे जो आप देख सकते हैं, इधर देख लो, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, हाईएस्ट है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये वाला जो ग्राफ बता रहा है फोटोसिंथेसिस, और इधर वाली चीज़ बता रहा है टेम्परेचर, ठीक है। तो 30 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर चाहिए प्लांट को, वो क्या है प्लांट के लिए कि ये है ऑप्टिमम टेम्परेचर, इतना तो चाहिए ही चाहिए कि फोटोसिंथेसिस, ऑप्टिमम टेम्परेचर है ये। ऑप्टिमम, कोई भी चीज ऑप्टिमम तब होती है कि उस रेट पर या फिर उस अमाउंट पर जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है या रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या हो गया, रेट ऑफ प्रोसेस जो है वो हाईएस्ट हो, तो उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम उस चीज के लिए। तो यहाँ पर टेम्परेचर की बात हो रही, तो मैंने बोल दिया कि ऑप्टिमम टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। अब इससे कम होगा या इससे बढ़ाएंगे हम तो क्या होगा, उससे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अफेक्ट होगा। इससे कम या ज्यादा करने पर क्या होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस घटेगा, ठीक है। जैसे अब मान लो कि 30 डिग्री सेल्सियस पे काम करने वाला था, लेकिन हम कितना दे रहे हैं उसको, 15 डिग्री सेल्सियस, कितना दे रहे हैं बच्चा, हम दे रहे हैं 15 डिग्री सेल्सियस। 15 डिग्री सेल्सियस क्या दे पा रहे हैं, हम टेम्परेचर दे पा रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा भाई, इस पे हाईएस्ट होनी चाहिए थी, कम टेम्परेचर दिया जा रहा है, तो फोटोसिंथेसिस का जो रेट होगा, फोटोसिंथेसिस का जो रेट होगा वो भी क्या होगा,
कम हो जाएगा, ठीक है, हाईएस्ट तो नहीं रहेगा, ठीक है। अब एक होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर, एक होता है मिनिमम टेम्परेचर। मान लो मिनिमम टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस, कितना है 5 डिग्री सेल्सियस जो है वो आपका मिनिमम टेम्परेचर है, यानी कि इससे कम टेम्परेचर दिया जाएगा तो फोटोसिंथेसिस का रेट होगा ही नहीं। और एक होता है आपका मैक्सिमम टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस जो है वो मान लो आपका क्या है मैक्सिमम टेम्परेचर है, यानी कि इससे 45 से ज़्यादा हो टेम्परेचर या 5 डिग्री सेल्सियस से कम हो टेम्परेचर, इस सिचुएशन में तो फोटोसिंथेसिस जो है वो प्रोसेस हो ही नहीं सकता। ये वो वाले टेम्परेचर है मिनिमम और मैक्सिमम। ऑप्टिमम क्या होता है, जिसमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस या फिर रेट ऑफ रिएक्शन हाईएस्ट होती है, वो होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। लेकिन हम ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस देखो कम हो रहा है। अब कंफर्म करके देख लेते हैं। मान लो कि ये जो है ये अफेक्टिंग टेम्परेचर है कि इसकी वजह से जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो कम ज़्यादा हो सकता है। अब देखते हैं। अब मान लो मिनिमम कितना है 5 डिग्री सेल्सियस, मैंने देखा 10 डिग्री सेल्सियस कर दिया इस टेम्परेचर को, तो 10 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा कि 5 डिग्री से 5 डिग्री पर सिर्फ इतना सा रिएक्शन हो रहा था, ठीक है, तो 10 डिग्री सेल्सियस पे क्या हुआ, बढ़ा ना भाई, फोटोसिंथेसिस का रेट 5 डिग्री के कंपेयर में 10 डिग्री सेल्सियस पे बढ़ा, ठीक है। या फिर मैं बोलूं कि 15 डिग्री सेल्सियस पे इतना था फोटोसिंथेसिस का रेट, लेकिन मैंने क्या किया, घटा दिया टेम्परेचर, 15 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर घटा के मैंने कितना दे दिया, 10 डिग्री सेल्सियस दे दिया, तो जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का रेट कम हुआ। अब मैं 15 डिग्री सेल्सियस जो था उससे बढ़ा के कितना दे रही हूँ कि मैंने 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया मान लो, तो अब क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ गया, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें थी, इतने सारे फैक्टर्स थे किसी भी बायोकेमिकल चीज, फोटोसिंथेसिस का रेट इन सब पर अफेक्टेड होता है, इन सारी चीजों पर बहुत सारे फोटोसिंथेसिस का जो रेट होता है, प्रोसेस होता है, उसको बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। ये फैक्टर्स कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ कि लाइट, वाटर, क्लोरोफिल जो भी चाहिए था वो सब मिल गया इसको, लेकिन टेम्परेचर जितना चाहिए था वो नहीं मिला। तो यहाँ पर जो लिमिटिंग फैक्टर है वो क्या हुआ, आपका टेम्परेचर हुआ। लिमिटिंग फैक्टर की जिसके बढ़ाने या घटाने से फोटोसिंथेसिस का रेट या फिर किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन का रेट घट या बढ़ सकता है, उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फैक्टर। यही बताना चाहते थे कौन, आपके ब्लैकमैन्स जो साइंटिस्ट थे वो यही बताना चाहते थे। चलिए अब लिख के बता देती हूँ भाई कुछ चीजें कि अब देखो यहाँ पर टेम्परेचर की बात थी, अब ये चीज हो सकती है लाइट भी हो सकती है। आपको पता है कि जो सनलाइट होती है वो दिन के टाइम पर ही किसको मिल रही होती है, प्लांट को, तो तभी फोटोसिंथेसिस होता है, रात में तो फोटोसिंथेसिस होता ही नहीं है प्लांट के अंदर, ठीक है। अब दिन के टाइम पे जब फोटोसिंथेसिस हो रहा है प्लांट्स के अंदर, तो जब जो एक अच्छे से क्लीन स्काई है, मान लो वहां पर बिल्कुल धूप खिली है, तो तब लिमिटिंग फैक्टर लाइट नहीं है क्योंकि प्रॉपर उनको लाइट मिल रही है। लेकिन इमेजिन करो कि तो जब लाइट है, क्लीन स्काई है, स्काई क्या है आपका, क्लियर है, तो क्लियर स्काई में जो है अच्छे से धूप मिल रही है, तो उस टाइम पे लाइट जो है लिमिटिंग फैक्टर नहीं होगी। लेकिन थोड़ी देर बाद मान लो क्या हो जाए कि क्लाउडी हो जाए, यानी कि बिल्कुल घने घने बादल आ जाए, तो क्या होगी, फिर तो लाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो अब क्या होगी, पहले लाइट लिमिटिंग नहीं थी, अब लाइट लिमिटिंग हो गई, ठीक है। और जब लाइट लिमिटिंग फैक्टर नहीं थी तब कुछ और लिमिटिंग होगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लिमिटिंग होगा या फिर कोई भी और चीज, क्लोरोफिल ए लिमिटिंग होगा, कुछ ना कुछ लिमिटिंग होगा। यानी कि क्या होता है कि लिमिटिंग फैक्टर, जब एक लिमिटिंग फैक्टर की आप पूर्ति करते हो तो फिर कुछ और फैक्टर जो है वो लिमिटिंग हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस का रेट क्या होता है, अफेक्ट होता है। जैसे इमेजिन करो कि क्लियर स्काई में लाइट प्रॉपरली मिल रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वहां पर क्या हो जाएगा, लिमिटिंग हो जाएगा। लेकिन थोड़ी देर बाद घने घने बादल छा गए, अब सनलाइट नहीं मिल रही है प्लांट्स को, तो अब कार्बन डाइऑक्साइड लिमिटिंग नहीं है, अब लाइट जो है क्लाउडी डेज में लाइट लिमिटिंग हो जाएगी। उसी तरह से जो घने जंगल है, डेंस फॉरेस्ट है, इस तरह से बड़े बड़े पौधे लगे हुए हैं, घने जंगल है, तो इस घने जंगल में इन प्लांट्स के लिए लाइट तो लिमिटिंग नहीं है, लाइट प्रॉपर मिल रही है, अगर क्लियर स्काई है तो सनलाइट इन्हें प्रॉपर मिल रही है। लेकिन ये जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं नीचे की तरफ, उनको क्या है, प्रॉपरली धूप नहीं मिल रही, तो इनके लिए बेचारे, इनके लिए तो लाइट भी क्या है, लिमिटिंग है। लेकिन बड़े पेड़ पौधों के लिए घने जंगल में लाइट लिमिटिंग नहीं है, अगर स्काई क्या होता है, क्लियर होता है, तो यहाँ पर क्या लिमिटिंग हो जाएगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड लिमिटिंग हो जाएगा। और इन छोटे प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड तो भाई जितनी एनवायरनमेंट है वो तो मिलेगी ही सही, लेकिन लाइट तो प्रॉपर नहीं मिल रही है, तो अब इनके लिए लाइट लिमिटिंग है। तो इस तरह से जो फैक्टर्स हैं वो क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। लिमिटिंग फैक्टर्स, ये सारी चीजें जो होती हैं, यानी कि एक वक्त पर
कोई एक चीज लिमिटिंग है तो जरूरी नहीं है हर बार वही लिमिटिंग रहेगी, हो सकता है कुछ और लिमिटिंग हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से लिमिटिंग फैक्टर्स काम करते हैं। तो मैं क्या बोल रही हूँ, अभी मैंने आपको समझाया जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन दी, दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज लिमिटिंग फैक्टर किसके लिए, जब क्लियर स्काई है। कार्बन डाइऑक्साइड इज लिमिटिंग फैक्टर इन क्लियर स्काई, बट लेकिन क्लियर स्काई है तो लाइट प्रॉपर मिल रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड लिमिटिंग हो गया। लेकिन अगर क्या हो, स्काई क्लियर ना हो, क्या हो, स्काई क्लियर ना हो और क्या हो जाए, क्लाउडी डेज हो जाए, तो क्या होगा, फिर लाइट लिमिटिंग बन जाएगी आपके लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज लिमिटिंग फैक्टर इन क्लियर स्काई बट लाइट बिकम लिमिटिंग in cloudy days and in dense forest, dense forest में किन के लिए, छोटे प्लांट्स के लिए, और फॉर ग्रोइंग प्लांट्स, और फॉर ग्रोइंग प्लांट्स जो किसमें प्लांट ग्रो कर रहे हैं, शेड के अंदर, उनके लिए भी लाइट क्या होगी, लिमिटिंग होगी। और फॉर ग्रोइंग प्लांट्स इन शेड एंड ऑल्सो इन डीप ओशियन, गहरे समुद्र में भी क्या होती है भैया, लाइट जो है वो लिमिटिंग होती है, ठीक है। ये बात हो गई। अब देखो दूसरी चीज क्या है, अगर मैं बात करूं क्लियर स्काई में तो क्या होगा कि भैया CO2 लिमिटिंग होगी, लेकिन क्लाउडी डेज में लाइट लिमिटिंग हो जाएगी। डेंस फॉरेस्ट में जो छोटे छोटे प्लांट्स है उनके लिए लाइट लिमिटिंग है, डीप ओशियन में लाइट लिमिटिंग है। लेकिन अगर मैं बात करूं फाइटोप्लैंक्टॉन्स की, ठीक है, तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स के लिए क्या लिमिटिंग होगा, तो उनके लिए मिनरल्स लिमिटिंग हो जाएंगे। सबके लिए अलग अलग है भाई। फाइटोप्लैंक्टॉन्स क्या हो गया भाई, एक सेकेंड होल्ड करना पड़ेगा। फाइटोप्लैंक्टॉन्स के लिए क्या होता है मैं बता देती हूँ। फाइटोप्लैंक्टॉन्स के लिए आपके मिनरल्स जो होंगे वो लिमिटिंग हो जाएंगे, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस वगैरह। और जो वायरस से अफेक्टेड प्लांट्स हैं, वायरस अफेक्टेड प्लांट्स होते हैं तो वो आपको पता है वहां पे वो येलो येलो लीव्स हो जाती है जब वायरस अफेक्ट करता है, तो उनके लिए क्या लिमिटिंग हो जाएगा, क्लोरोफिल लिमिटिंग हो जाएगा। तो फॉर फाइटोप्लैंक्टॉन्स इनके लिए क्या होते हैं, मिनरल्स, मिनरल लाइक नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर लिमिटिंग। ये लिमिटिंग है, ठीक है। और किसके लिए, वायरस अफेक्टेड प्लांट्स की अगर मैं बात करूं, फॉर वायरस अफेक्टेड प्लांट्स उनके लिए क्या होगा, क्लोरोफिल जो होगा, क्लोरोफिल इज लिमिटिंग, क्योंकि वहां पर क्या होता है वो येलो लीफ हो जाती है, यानी कि क्लोरोफिल कम हो चुका है, वो लिमिटिंग है, इसलिए वायरस से अफेक्ट होने के बाद में पत्तियां पीली पड़ जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि क्या लिमिटिंग नहीं है, तो C4 प्लांट्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड C3 प्लांट के लिए लिमिटिंग है, क्योंकि आपके मेजर प्लांट्स जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हैं, आपकी अर्थ पर जो प्रेजेंट है वो C3 प्लांट्स हैं, C4 प्लांट्स नहीं है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को जो है, मुझे तो एक यूनिवर्सल लाइन बोलनी पड़ेगी ना सबके लिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो C3 प्लांट्स के लिए लिमिटिंग है, C4 प्लांट्स के लिए लिमिटिंग नहीं है। क्यों, क्योंकि आपके एनवायरनमेंट में, अभी हम आगे भी इसको एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर पढ़ेंगे कि आपके एनवायरनमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो प्रेजेंट है वो ऑलमोस्ट प्रेजेंट है आपका 380 ppm के अप्रोक्सीमेट, ठीक है ना, पार्ट्स पर मिलियन। और C4 प्लांट्स को चाहिए 360 ppm का कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। एटमॉस्फेयर में ये बोल रहा है कि इतना प्रेजेंट है और C4 प्लांट्स इसमें काम चला लेते हैं, तो इनके लिए तो लिमिटिंग नहीं है, जितनी चाहिए उससे कम में काम कर पा रहे हैं। लेकिन C3 प्लांट्स को मिनिमम काम करने के लिए इतने ppm का क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए एटमॉस्फेयर में। इस वजह से C3 प्लांट्स जो है उनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, आपकी लिमिटिंग है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी,
ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो C4 प्लांट्स के लिए, और उसके अलावा जो पानी में डूबे हुए प्लांट्स हैं, जो सबमर्ज्ड प्लांट्स होते हैं, उसके लिए भी, यानी कि हाइड्रोफाइट्स के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड लिमिटिंग नहीं है। तो किसके लिए लिमिटिंग है कार्बन डाइऑक्साइड? C3 प्लांट्स के लिए लिमिटिंग है, C4 प्लांट्स के लिए लिमिटिंग नहीं है। तो C4 प्लांट्स, कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट लिमिटिंग for C4 plants and submerged plants। इन दोनों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? आपकी लिमिटिंग नहीं होती है। ठीक है भाई।